हम एम्पियर के परिपति नियम का अगला अनुप्रयोग देखते हैं। इसकी सहायता से हम किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ये परिनालिका क्या होती है? बच्चों, जब हम एक तांबे की तार को एक वृत्ताकार रूप में बार बार लपेटें तो वो एक कुंडली का निर्माण करते हैं। ये वृत्ताकार कुंडली होती है, लेकिन यदि इसी तार को हम लपेटते हुए आगे की ओर खींचते जाएं तो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर कुंडलिनी आकार कहते हैं, और ये परिनालिका कहलाती है। एक्चुअली परिनालिका बनाने के लिए हम कोई विद्युत रोधी पदार्थ लेते हैं जो कि बेलनाकार होता है, जैसे कि चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस, और इस पर ही हम तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटते जाते हैं, और लपेटते हुए जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो सोलेनॉइड कहलाता है। ये जो सोलेनॉइड है ये एक नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इसकी सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं। या यूं कहें कि धारावाही सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही काम करता है। यदि इस परिनालिका के अंदर इसके क्रोड में हम कोई आयरन का टुकड़ा रख दें या चुंबकीय पदार्थ डाल दें, तो जैसे ही हम इस सोलेनॉइड में धारा को प्रवाहित करेंगे, इस सोलेनॉइड में धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से जो इसके अंदर लोहे का टुकड़ा है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा जब तक उस सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित हो रही है। और जैसे ही हम धारा का प्रवाह बंद कर देंगे, ये वापस लोहे का टुकड़ा बन जाता है। और इस प्रकार हम देखें तो सोलेनॉइड एक आर्टिफिशियल चुंबक बनाने के काम आता है, जिसका प्रभाव तब तक ही रहता है जब तक सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम सोलेनॉइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग धारा प्रवाहित करते हैं तो कभी कभी उसके अंदर रखा हुआ लोहे का टुकड़ा परमानेंटली मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, और इस प्रकार हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी सोलेनॉइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सोलेनॉइड की सहायता से टेम्पररी और परमानेंट दोनों प्रकार के मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं। अब ये सोलेनॉइड जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती है, मैंने कहा ये चुंबक की तरह कार्य करता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? आइए हम इसको एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र देखा था, और हमने जाना कि वृत्ताकार कुंडली के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में होता है, सम केंद्रीय वृत्तों के रूप में, और सेंटर में देखें तो ये चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो जाती हैं। यदि ऐसा ही एक और वृत्ताकार रूप में इसके सामने रख दूं तो ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं इनके फेरे के पास वो अपनी आकृति को परिवर्तित करने लगते हैं, और ऐसे ही कई वृत्ताकार लूप हम लाइन से रखते जाएं एक दूसरे के समांतर, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इनकी आकृति बदल जाती है। और जब बहुत सारे वृत्ताकार लूप लाइन से समांतर एक दूसरे के रखे जाते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र जैसा होता है, और दोनों की बल रेखाओं को देखें तो ये यहाँ पर एक जैसी लगती हैं। जबकि हमने वृत्ताकार कुंडली के लिए देखा था तो वो बार मैग्नेट से रिजेंबल कर रही थी, पर बार मैग्नेट जैसे नहीं थी, क्योंकि उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो समकेंद्री वृत्तों के रूप में था, जबकि बार मैग्नेट से जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं वो दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्टिकल आकार की होती हैं। लेकिन जब सोलेनॉइड से इसकी तुलना करें तो सोलेनॉइड के द्वारा जो चुंबकीय बल रेखाएं बन रही हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं से एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि एक सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका एक बार मैग्नेट की तरह कार्य करती है। अब बार मैग्नेट में हम जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, और इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सोलेनॉइड की तरह रिजेंबल कर रही हैं, यानी कि सोलेनॉइड में भी दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें कौन सा छोर उत्तरी ध्रुव है और कौन सा छोर दक्षिणी ध्रुव है, इसको पहचानने का बच्चों एक आसान तरीका है। यदि सोलेनॉइड में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको एक साइड से हम देखें, यानी कि एक सिरे से देखें तो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती नजर आती है, जबकि दूसरे छोर से हम देखें तो धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होते हुए नजर आती है। अब जिस सिरे में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होते नजर आ रही है उसकी आकृति हम देखें तीर के निशान के आधार पर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
साउथ यानी कि एस की आकृति बन रही है, तो वहां पर हम कह सकते हैं साउथ पोल का निर्माण हो रहा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव का। और जिस सिरे में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होते नजर आ रही है, तो हम यहाँ पर इस आकृति को तीर के निशान के आधार पर बनाएं तो एन आकृति बनती है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने से उत्तरी ध्रुव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार परिनालिका के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इसीलिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करता है। अब यहाँ हम देखें तो इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, यानी इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा और तीव्र भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर है और पास पास है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्र भी होगा। जबकि परिनालिका के बाहर देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर है, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और धीरे धीरे हम जैसे ही परिनालिका से दूर जाते जाएं तो इसकी तीव्रता शून्य होते जाती है। बच्चों, एक आदर्श परिनालिका में उसकी जो त्रिज्या है, यानी उसकी जो फेरों की मोटाई है, या यूँ कहे उसके एक फेरे की जो त्रिज्या है वो उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। मतलब परिनालिका लंबी अधिक होती है और पतली कम होती है। इसीलिए उसके अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वो एक समान रहेगा, क्योंकि बल रेखाएं समांतर हो जाएंगी। उसके बाहर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो बहुत कम होता है और उसे हम नगण्य मान सकते हैं, और इसीलिए परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक आदर्श परिनालिका ली है। इस परिनालिका में n फेरे हैं, और जब इसमें से धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये परिनालिका विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगी। बच्चों, परिनालिका के एक हिस्से पर मैंने गोले के अंदर क्रॉस का निशान डाला है, और दूसरे इसके सिरे पर हमने गोले के अंदर डॉट का निशान डाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि गोले के अंदर क्रॉस बना है मतलब उस जगह पर चुंबकीय बल रेखा अंदर की ओर होंगी उस तल के लंबवत। तो यहाँ बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और जहाँ पर गोले में बिंदु का निशान है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी उस तल के लंबवत। तो इस प्रकार यदि हम इस चित्र से देखें और परिनालिका से धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक हिस्से में इस परिनालिका के धारा इस तल के लंबवत अंदर जाती हुई नजर आएंगी, और दूसरे तल से ये लंबवत बाहर की ओर आती हुई नजर आएंगी, और इस प्रकार का चित्र हमको प्राप्त होगा, और इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी। अब हमको एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एम्पियर लूप का चयन करना पड़ेगा, और एम्पियर लूप का यदि हम चयन करते हैं तो यहाँ पर किसी भी आकृति का बंद लूप या बंद परिपथ हम नहीं लेते हैं। एम्पियर लूप का चयन करते समय हमें तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसके बारे में चर्चा मैंने पहले भी की है, और उसके आधार पर यदि हम यहाँ पर एम्पियर लूप का चयन करें तो ये सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि यदि सर्कुलर लेंगे हम तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस पर स्पर्श रेखीय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो एम्पियर लूप का चयन किया जाएगा वो आयताकार लूप होगा, और इस प्रकार हमने ABCD एक आयताकार लूप लिया है। इस आयताकार लूप में हम देखें दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो एक भुजा इस परिनालिका के अंदर आ रही है और एक भुजा परिनालिका के बाहर, जबकि दो लंबवत भुजाएं यहाँ पर इस परिनालिका के लंबवत होगी। अब हमको इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इस एम्पियर लूप में हम एक एक भुजाओं की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। जैसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन B डॉट dl निकालेंगे, लेकिन इस पूरे बंद परिपथ का एक साथ नहीं बल्कि इसे टुकड़ों में ज्ञात करेंगे। प्रत्येक भुजाओं का हम सेपरेट ज्ञात करेंगे, AB, BC, CD और DA। और इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को इस तरह से सेपरेटली लिख सकते हैं। इस एम्पियर का परिपथ
जो कि आयताकार रूप में है, ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर, इसे हम 4 भागों में लेंगे क्योंकि आयताकार के 4 भुजाएं हैं। तो हम लिखेंगे समाकलन A से B B डॉट dl प्लस समाकलन B से C B डॉट dl प्लस समाकलन C से D B डॉट dl प्लस समाकलन D से A B डॉट dl। मतलब हमने इस बंद आयताकार परिपथ का कुल समाकलन किया है, इसकी प्रत्येक भुजाओं के रेखीय समाकलन को जोड़ दिया है। अब समाकलन A से B B डॉट dl बराबर होगा A से B B डॉट dl cos 0, क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस AB के अनुदिश ही है, इसलिए इन दोनों के बीच का कोण 0 होगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो समाकलन A to B B डॉट dl होगा। B को हम समाकलन से बाहर निकाल देंगे। समाकलन A से B dl। अब जब इस अवयव को हम A से B जोड़ते जाएंगे तो इस आयताकार की भुजा AB का मान हमें प्राप्त होगा और इसका मान x है। तो हम समाकलन A से B dl बराबर लिखेंगे x, जहां x भुजा AB की लंबाई है। अब हम अगला समाकलन B से C B डॉट dl निकालते हैं, यानी कि भुजा BC के अलोंग हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र B और इस अवयव dl के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन B से C B डॉट dl बराबर हो जाएगा 0। अब अगला समाकलन C से D B डॉट dl। इस स्थिति में हम देखें तो जो भुजा CD है वो परिनालिका के बाहर है और हम जानते हैं परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो जब हम B बराबर 0 लिखेंगे तो यह समाकलन भी 0 हो जाएगा, इसलिए समाकलन C से D B डॉट dl बराबर 0 होगा। अब अगला समाकलन D से A B डॉट dl। यहाँ पर हम देखें कि भुजा AD चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 बराबर 0 होता है, तो यह समाकलन भी 0 हो जाएगा। और ये सारे समाकलन का मान समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन बंद परिपथ बंद लूप के लिए B डॉट dl बराबर bx प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि bx। अब हम यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार समाकलन B डॉट dl बराबर होता है म्यू 0 इंटू I, जहां पर I उस एम्पियर के लूप से घिरी हुई धारा होती है। यहाँ पर एम्पियर का लूप आयताकार ABCD है, तो हमको इस आयताकार ABCD की से घिरी हुई कुल धारा ज्ञात करना है। परिनालिका के प्रत्येक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, इसलिए x लंबाई के आयताकार लूप में फेरों की संख्या nx होगी। चूंकि प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस आयताकार लूप ABCD में जिसमें nx फेरे हैं, तो इसमें कुल धारा nxi होगी। इसीलिए एम्पियर का परिपथीय नियम कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर म्यू 0 इंटू
आयत ABCD से घिरी हुई कुल धारा, यानी कि μ0 इंटू NXI। अब समीकरण 2 और 3 को बराबर करने से हमें मिलेगा BX बराबर μ0 NXI और यहाँ से B बराबर होगा μ0 NI। और इस समीकरण से हम धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम के द्वारा दी जा सकती है। इसी व्यंजक के आधार पर अब हम एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। 500 फेरे प्रति मीटर की परिनालिका में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है n बराबर 500 फेरे प्रति मीटर और धारा I बराबर 3 एम्पीयर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र परिनालिका के लिए होता है B बराबर μ0 NI। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n का मान लिखेंगे 500 और I का मान लिखेंगे 3। इनको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 188.8 इंटू 10⁻⁻5। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होगी 1.9 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसे हम 1.888 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं और 1.88 मतलब 1.9 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने राउंड अप करके लिखा है B बराबर 1.9 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अगला प्रश्न, एक परिनालिका की लंबाई 0.5 मीटर, इसमें फेरे 500 हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह प्रश्न पहले वाले प्रश्न से अलग है क्योंकि पहले वाले प्रश्न में 500 फेरे प्रति मीटर थे, यानी कि उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी गई थी जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर 500 फेरे हैं, यानी कि यहाँ पर कुल फेरों की संख्या दी गई है जिसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे और इसीलिए यहाँ पर सूत्र हो जाता है B बराबर μ0 NI। क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि n होगी तो कुल फेरों की संख्या n बराबर होगा n इंटू L और यहीं से हम देखें तो n बराबर होगा n/L। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? L बराबर 0.5 मीटर, R बराबर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं यानी कि 1/100 मीटर या 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कुल फेरों की संख्या n बराबर 500 और धारा I बराबर 5 एम्पीयर। ये सारा मान इस समीकरण में रखने पर B बराबर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500/0.5 इंटू 5 और इन सब को हल करने पर हमें मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब बच्चों, हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए किसी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अभी टोरॉइड क्या होता है? हमने सोलेनॉइड को जाना। सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका, तांबे की विद्युत रोधी तार के कई फेरे होते हैं जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में यानी कि स्प्रिंग के जैसे बनाए जाते हैं। अब इसी सोलेनॉइड को पकड़कर यदि इसके दोनों छोरों को हम वृत्ताकार देते हुए जोड़ दें तो जो आकृति प्राप्त होती है इसे हम टोरॉइड कहते हैं। और जब हम इस सोलेनॉइड के दोनों छोरों को मिलाने की कोशिश करते हैं, इस सोलेनॉइड का एक छोर उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा छोर दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है और इसमें से जो बल रेखाएं निकलती हैं उसका तो हमने पहले भी डिस्कशन किया है।
अब जैसे ही इसको हम वृत्ताकार रूप में मोड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए इसके चुंबकीय बल रेखाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता जा रहा है। और जब हम इन दोनों छोरों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त हो जा रही हैं, केवल टोरॉइड के अंदर ही चुंबकीय बल रेखाएं नजर आ रही हैं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्री वृत्त के रूप में हैं, जिसका केंद्र इस टोरॉइड का केंद्र ही होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ये वक्राकार तो है, वृत्त के रूप में है, पर एक दूसरे के समांतर हैं और इनका घनत्व भी अधिक है। तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है और अधिक होती है, जबकि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम 0 लेते हैं। यदि हम टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहें तो हम इसे लोहे के चूर्ण द्वारा भी बना सकते हैं। यदि हम टोरॉइड के ऊपर लोहे का चूर्ण डालते हैं और उसके बाद उसको ठोकते हैं तो हम देखेंगे कि लोहे का चूर्ण बाहर पर तो कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन टोरॉइड के अंदर समकेंद्री वृत्तों के रूप में अरेंज हो जा रहा है। यानी कि टोरॉइड के भीतर ही केवल चुंबकीय क्षेत्र रहता है। यदि टोरॉइड के अंदर के भाग को देखें या टोरॉइड के बाहर के भाग को देखें तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक आदर्श टोरॉइड जब हम कंसीडर करते हैं तो उसकी त्रिज्या, मतलब जब गोल बनाने के बाद उसको वृत्ताकार शेप में लेने के बाद उसकी त्रिज्या होगी वो बहुत अधिक होती है उसकी मोटाई की तुलना में, और इसीलिए ही उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और जबकि उसके बाहर दोनों ओर, चाहे हम गोले के अंदर लें या चाहे गोले के बाहर लें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 ली जाती है। अब इस टोरॉइड के कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है एम्पियर के नियम का उपयोग करके, तो सबसे पहले हमें एम्पियर लूप का चयन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं एम्पियर लूप कैसा बनेगा। हम टोरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो एम्पियर लूप का चयन करने के लिए हम वही 3 विशेष बातों का ध्यान रखेंगे और इस कंडीशन में एम्पियर लूप एक वृत्ताकार मार्ग ही होगा, वृत्ताकार लूप ही होगा और इसकी त्रिज्या हम इसी केंद्र से ही लेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो ये एम्पियर का लूप इस चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर ही होगा। इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं भी वृत्त के रूप में हैं और ये एम्पियर भी वृत्त के रूप में ही है। यानी यूँ कहें कि ये जो एम्पियर लूप है इस टोरॉइड के अंदर जैसे चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल वैसा ही होगा। इस वृत्त के लिए B और dl एक दूसरे के समांतर होंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर होगा इंटीग्रेशन B dl cos थीटा। यह B और dl एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन B dl cos 0। हम इंटीग्रेशन साइन के ऊपर एक गोला डालते हैं, इसका मतलब होता है कि यह समाकलन बंद परिपथ के लिए है, यानी कि बंद वक्र के लिए है। cos 0 का मान 1 होता है, तो इंटीग्रेशन बंद लूप के लिए B dl। अब यहां पर देखें B का मान एक समान है, यानी कि नियत है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं B इंटीग्रेशन बंद परिपथ में dl। चूंकि टोरॉइड के अंदर उसके केंद्र O के समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है, इसलिए हमने B को इस समाकलन से बाहर निकाल दिया है। अब समाकलन dl का होगा 2 पाई r, जो कि इस वृत्त की परिधि होगी। समीकरण 1 में यह मान रखने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन बंद परिपथ में B डॉट dl बराबर B इंटू 2 पाई r। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब एम्पियर के परिपथीय नियम से समाकलन B डॉट dl बराबर होता है म्यू 0 इंटू उस एम्पियर के लूप से घिरी हुई कुल धारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू 0 इंटू r त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा। तो पहले ये देखते हैं कि इस वृत्त के अंदर कुल कितने फेरे हैं। हम जानते हैं कि इस
टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n थी, तो इस r त्रिज्या के वृत्त से घिरे हुए कुल फेरों की संख्या होगी n इंटू 2πr, और इसीलिए इस r त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा होगी n इंटू 2πr इंटू I। एक फेरे में बहने वाली धारा I है, तो कुल धारा ज्ञात करने के लिए हम एक फेरों में बहने वाली धारा को कुल फेरों की संख्या से गुणा कर देंगे, इसलिए हमें प्राप्त हुआ है n इंटू 2πr इंटू I। इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, इसलिए हम लिखेंगे b इंटू 2πr इक्वल टू μ0 इंटू n इंटू 2πr इंटू I। 2πr दोनों पक्षों से कैंसिल करने पर हमें मिलेगा b बराबर μ0 n I। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती, अतः टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है। यदि टोरॉइड की माध्य त्रिज्या r तथा उसमें कुल फेरों की संख्या n हो, तो कुल फेरों की संख्या n बराबर होगी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इंटू 2πr, इसलिए हम n बराबर लिख सकते हैं n अपॉन 2πr, और यह मान समीकरण 4 में रखने पर हमें मिलेगा b बराबर μ0 ni अपॉन 2πr। अब हम टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। मान लीजिए टोरॉइड के बाहर बिंदु Q है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु O को केंद्र मानकर R1 त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जो Q से होकर गुजरता है। यह वृत्त एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। हमने जाना था बच्चों कि जब हम एम्पियर लूप चुनते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। इस एम्पियर लूप में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, इसलिए हमने जो एम्पियर का लूप लिया है वो वृत्ताकार होगा। इस लूप के अंदर कागज तल के बाहर निकलती हुई विद्युत धारा कागज तल के भीतर जाती हुई विद्युत धारा के द्वारा निरस्त कर दी जाती है, अतः इस लूप से घिरी हुई विद्युत धारा शून्य होगी। इस लूप के अंदर कागज तल से बाहर निकलती हुई विद्युत धारा कागज तल के भीतर जाती हुई विद्युत धारा के द्वारा निरस्त कर दी जाती है, अतः इस लूप से घिरी विद्युत धारा शून्य होगी। अतः एम्पियर के परिपति नियम से इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर μ0 इंटू शून्य होगा और b इंटू 2πr1 बराबर शून्य होगा, या यूं कहें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। अतः टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब टोरॉइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर R2 त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जो R से होकर गुजरता है। यह वृत्त एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। इस लूप से घिरी हुई धारा शून्य है, अतः एम्पियर के परिपति नियम से इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर μ0 इंटू 0 और b डॉट 2πr2 बराबर शून्य और b बराबर शून्य होगा। इस प्रकार टोरॉइड के भीतर खुले क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी शून्य होता है। डच भौतिकविद लॉरेंज ने चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कणों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उन कणों पर बल कार्य करता है और इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार ये चुंबकीय लॉरेंज बल आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी हम समीकरण के रूप में लिखें तो F समानुपाती है Q के। साथ ही
ये लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती होता है B के। ये लॉरेंज बल उस आवेशित कण के वेग के भी समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती है V के। यदि आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण में गति कर रहा है, यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यदि थीटा है, तो यह लॉरेंज बल इस कोण की जिया के भी समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती होगा साइन थीटा के, जहाँ थीटा V और B के बीच का कोण होता है। अब इन चारों समीकरणों को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती है QVB साइन थीटा के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, नियतांक लगाते हैं, यहाँ नियतांक K लिखेंगे तो F इक्वल टू होगा K QVB साइन थीटा। ये K समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। हम चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी पद्धति इस्तेमाल करते हैं जहां पर K का मान 1 हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं F इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। यहाँ पर हम देखें ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों सदिश राशि है और इसके साथ हमने साइन थीटा लिखा है, जहाँ पे थीटा V और B के बीच का कोण है। तो यदि इस सूत्र को हम सदिश रूप में लिखें तो ये होगा सदिश F बराबर Q ब्रैकेट के अंदर सदिश V क्रॉस सदिश B, यानी यहाँ पर दो सदिश V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी कि सदिश गुणन। तो लॉरेंज बल का सदिश रूप है F सदिश इक्वल टू Q ब्रैकेट के अंदर V सदिश क्रॉस B सदिश। F एक सदिश राशि है। यहाँ पर हम देखें कि F बराबर Q V क्रॉस B लिखा है, मतलब F की दिशा V और B दोनों के तल के लंबवत होगी। ना तो वो V की दिशा में होगा ना तो B की दिशा में, बल्कि जिस तल में V और B होंगे उसके लंबवत F की दिशा होगी। अब F की दिशा बताने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। पहला फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम के अनुसार हम सबसे पहले अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, परस्पर लंबवत स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पर जो तर्जनी होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और ये जो मध्यमा है ये धन आवेश की गति की दिशा को बताता है। तो B यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई B और ये धन आवेश की गति की दिशा हुई यानी कि V। तो ये अंगूठा जो है वो धन आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। आप देख सकते हैं कि ये अंगूठा इस तर्जनी और मध्यमा दोनों के लंबवत है। जिस तल में तर्जनी और मध्यमा है उस तल के लंबवत अंगूठे की दिशा है और इसलिए लॉरेंज बल की दिशा भी V और B के लंबवत होती है। यहाँ पर हमने ये धन आवेश की दिशा बताई है मध्यमा को। यदि आप ऋण आवेश की दिशा लेते हैं, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऋण आवेश गति कर रहा है, तो ऋण आवेश की गति की दिशा यदि मध्यमा लेते हैं तो फिर लॉरेंज बल की दिशा अंगूठे के विपरीत होगी, यानी कि अंगूठे से सीधे नीचे की ओर 180 डिग्री पे एंगल में लॉरेंज बल की दिशा बताई जाएगी। और इसको सिंपल से याद करने का तरीका ये है, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में SBI बोला जाता है। तो आप S हटा के बस F याद रखिए, FBI। F मतलब बल, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और I मतलब धन आवेश की दिशा यानी कि धारा कहलाती है। जब हम कहते हैं कि धन आवेश गति कर रहा है उसी दिशा को तो हम धारा की दिशा कहते हैं। तो ये धन आवेश की दिशा मतलब I हो गया यानी कि धारा। तो आप FBI शब्द याद रखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग के नियम को लगाने में भी आसानी होगी। इस लॉरेंज बल के लिए हम राइट हैंड की हथेली का नियम भी देते हैं। राइट हैंड की हथेली का नियम देने के लिए हम अपनी राइट हैंड की उंगलियों को खोलते हैं और अंगूठा को उंगली के परस्पर लंबवत स्ट्रेच करते हैं। इस प्रकार या उंगली और अंगूठे के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
अब ये जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये अंगूठा धन आवेश की गति की दिशा बताता है, यानी धन आवेश के वेग को दर्शाएगा। यहाँ पर हो गया B, ये हो गया V। अब लॉरेंज बल की दिशा इस हथेली के लंबवत होगी। आप यहाँ पर यदि इस हथेली पर कोई लंब इमेजिन करते हैं तो वो लंब चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को बताता है। तो इस प्रकार लॉरेंज बल की दिशा को हम इन दोनों में से किसी भी नियम की सहायता से बता सकते हैं। अब इस लॉरेंज बल के सूत्र अनुसार हम विभिन्न स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति, जब v बराबर 0 हो। v आवेश का वेग है। यदि आवेश का वेग 0 है, इसका मतलब विराम अवस्था में है आवेश। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश विराम अवस्था में हो तो सूत्र अनुसार देखें, F बराबर QVB साइन थीटा। V को 0 लिया, 0 से किसी भी राशि को गुणा करोगे तो वो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ से F बराबर भी 0 हो जाएगा। यानी कि कोई आवेश विराम अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करता। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर हमने थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री लिया है। थीटा बराबर 0 या 180 का मतलब है कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, या तो उसकी दिशा के अनुदिश होगा या तो उसकी दिशा के विपरीत होगा। दोनों स्थिति में हम देखें तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो सूत्र अनुसार देखें, F बराबर QVB साइन थीटा। साइन 0 बराबर भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है। तो चाहे 0 रखें चाहे 180 डिग्री लें, यहाँ पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा होगा तो इस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। अब अगली स्थिति देखते हैं, जब थीटा बराबर 90 हो। थीटा बराबर 90 है, इसका मतलब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, थीटा बराबर 90 है, तो साइन 90 बराबर 1 होगा और यह साइन का अधिकतम मान होता है। तो इस कंडीशन में लगने वाला लॉरेंज बल भी अधिकतम होगा। यहाँ पर हम देखेंगे F बराबर QVB साइन 90 यानी कि 1 और F बराबर QVB। तो अधिकतम बल कार्य करता है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि इस स्थिति में F का मान अधिकतम होगा। पर इस बल की दिशा क्या होगी? यदि सूत्र को हम सदिश रूप में लिखें तो सदिश F बराबर Q इंटू सदिश V क्रॉस सदिश B होता है। यानी F की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि ये जिस तल में V और B है उस तल के लंबवत होगी और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दी जा सकती है। यदि हम इस एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से लेकर S की ओर है, जो कि इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो इस चित्र से क्लियर है कि ये B की दिशा है। अब मान लीजिए कि आवेश इस पर लंबवत आगे की ओर गति कर रहा है, तो ये V की दिशा हुई। अब F की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि इन दोनों के लंबवत होगी। तो हम यदि इनके लंबवत तल की कल्पना करें तो ये F की दिशा होगी, मतलब इस आवेशित कण पर इसी डायरेक्शन पर बल कार्य करेगा। चूंकि बल F वेग v के लंबवत कार्य करता है, इस बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य शून्य होगा। अतः कार्य ऊर्जा के प्रमेय से कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसकी चाल नियत रहेगी। आवेशित कण पर लगने वाले बल के बावजूद वह नियत चाल से गति कर रहा है। यह तभी संभव है जबकि आवेशित कण एक वृत्तीय मार्ग पर गति करे, और इस प्रकार जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस कण की गति वृत्तीय गति हो जाती है, और इस प्रकार वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल की पूर्ति लॉरेंज बल द्वारा की जाती है। मान लीजिए आवेशित कण का द्रव्यमान m है तथा वह r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है, तब चुंबकीय लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल होगा। और चुंबकीय लॉरेंज बल का फॉर्मूला हमने देखा, QVB साइन थीटा होता है,
और यहाँ थीटा का मान 90 है और साइन 90 बराबर 1 होता है, तो हम लिखेंगे QVB और अभिकेंद्र बल का मान होगा mv²/r। तो इस सूत्र से हम देखें तो R बराबर होगा mv/qb और यहाँ से हम देखें m × v यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं R बराबर p/qb। और इस समीकरण से हम देखें इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या इस कण के संवेग पर निर्भर करती है, या यूं कह सकते हैं वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के समानुपाती होती है। अब अगली स्थिति जहां पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाते हुए गति कर रहा है, यानी यहाँ पर V और B के बीच में कोई कोण है, मान लीजिए वो कोण थीटा लेते हैं। उस कंडीशन में जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो V सदिश यानी वेग सदिश को दो घटकों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर इस वेग सदिश के दो घटक होंगे, एक कॉस घटक और दूसरा साइन घटक। कॉस घटक इस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा तो इस घटक के कारण इस आवेश पर लगने वाले बल का मान 0 होगा। अब दूसरा घटक है साइन घटक यानी कि V sin थीटा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अब यह साइन घटक इस आवेश में अधिकतम लॉरेंज बल उत्पन्न करेगा और हम जानते हैं कि अधिकतम लॉरेंज बल के कारण उस आवेशित कण का मार्ग वृत्तीय होगा। लेकिन पहले वाले घटक V cos थीटा के कारण लगने वाला बल 0 था, यानी लगने वाला बल 0 होगा तो उस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी V cos घटक एज इट इज रहेगा और वो कण को आगे की तरफ खींचने का कोशिश करेगा, वो भी चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश, और जो दूसरा बल है वो उसको वृत्तीय मार्ग में घुमा रहा है। अब एक बल क्षैतिज दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश खींच रहा है और दूसरा बल उसे उसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ पे घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब इन दोनों बल का परिणामी ऐसा होगा, उस आवेश का जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार ना होके हेलिकल हो जाएगा, यानी कि कुंडलिनी आकार का हो जाएगा। वो वृत्तीय गति करते करते आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार की कुंडलिनी पथ यानी कि हेलिकल पाथ उस आवेश की प्राप्त होगी और इस कुंडलिनी का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। अब मान लीजिए कोई आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करेगा। इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को यानी कि विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों को एक साथ लिखें तो वो कहलाता है लॉरेंज बल। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होता है F = QE, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और यह बल आवेश की वेग पर निर्भर नहीं करता। इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि केवल वो आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी कि आवेश स्थिर भी होगा तो भी उसमें बल कार्य करेगा। जबकि चुंबकीय बल इस आवेश पर लगने वाला FB बराबर होगा QV × B, यानी कि ये बल आवेश के वेग पर भी निर्भर करता है। अब इन दोनों बलों को यदि हम एक साथ लिखें तो वो कहलाता है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल F बराबर होगा FE + FB। तो F बराबर होगा QE + QV × B। यहाँ Q कॉमन लेने पर हमें मिलेगा F बराबर Q ब्रैकेट के अंदर E + V × B, और ये समीकरण लॉरेंज बल को दर्शाता है जो कि किसी आवेश पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर लगता है। विद्युत बल, चुंबकीय बल। आवेश Q पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण निम्न है। F = QE। आवेश Q पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निम्न है। F = QVB sin थीटा। विद्युत बल का मान आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय बल का मान आवेशित कण के वेग के परिमाण तथा दिशा दोनों पर निर्भर करता है।
स्थिर आवेशित कण पर भी विद्युत बल लगता है। स्थिर आवेशित कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता। विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है। चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है। चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है। विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का मार्ग परवलयाकार होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार होता है।